सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे, राष्ट्र अमर बलिदानियों को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति ने भीषण नरसंहार को बताया सभ्यता पर कलंक, कहा कभी भूल नहीं सकते बलिदान का वो दिन। उपराष्ट्रपति अमृतसर के जलियांवाला बाग स्मारक में आज शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। प्रधानमंत्री ने भी किया शहादत को याद। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के थेनी और रामनाथपुरम में रैलियां आज। कर्नाटक के मंगलुरु और बेंगलुरु में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज कर्नाटक में गठबंधन सहयोगियों जेडीएस उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के लिए करेंगे प्रचार। अमित शाह की उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैलियां। बदायूं में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की साझा रैली। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के लिए प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में चीन की काई यान को दी मात। जापान की नोजोमी ओकुहारा से आज होगा मुकाबला। साना नेहवाल, श्रीकांत और समीर वर्मा की चुनौती खत्म। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी का पावन पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से मिलती है उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। शांति प्रिय राष्ट्रभक्तों की शहादत के 100 साल पर राष्ट्र उन्हें शत शत नमन कर रहा है। देश की जंग आजादी के इतिहास में ऐसी कई बर्बर घटनाओं का जिक्र है जिसे याद करके रूह कांप उठती है। स्वाधीनता संग्राम की अनेक घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आजादी की राह में देश के कई ऐसे जख्म मिले हैं जो नासूर बनकर आज भी चुभते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से एक है। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में खून की होली खेली गई। सैकड़ों बेकसूर लोगों को जनरल डायर के एक इशारे पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी उस क्रूर घटनाक्रम की चीख चीख कर गवाही देती हैं। इस बाग में एक स्मारक भी है जिस पर उन तमाम वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर आज अमृतसर के जलियांवाला बाग स्मारक में आयोजित इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस मौके पर कुछ पलों का मौन भी रखा जाएगा और प्रार्थना सभा भी होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संसद द्वारा जलियांवाला बाग को एक अधिनियम, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 पारित करके राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी पूरे होने के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो जलियांवाला बाग में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई है जो आज तक चलेगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज इस प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में फोटो प्रदर्शनी का नाम दिया गया है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करने वाले चित्रों, अखबार की कतरनों और लेखों से उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया गया है। एक फोटो में 13 अप्रैल 1919 को मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक बनाने के लिए इस बाग की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए लोगों से दान देने की अपील करते हुए महात्मा गांधी और अन्य लोगों को दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता हासिल करने तक की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि 100 साल पहले आज ही के दिन हमारे प्यारे स्वाधीनता सेनानी जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। वो भीषण नरसंहार सभ्यता पर कलंक है। बलिदान का वो दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पावन स्मृति में जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। वहीं जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाचार पत्रों में आलेख लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पीड़ा शीर्षक से लिखे लेख में कहा कि आज मानव इतिहास के एक जघन्य हत्याकांड और भारत में अंग्रेजी हुकूमत के सबसे काले अध्याय जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में एकत्र हजारों मासूम भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई। सैकड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिक हताहत और गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन की दिशा को ही बदल दिया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना के बाद आज भारत और विश्व आगे बढ़ चुका है। महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया कि कैसे शांति और अहिंसा के सामने विश्व की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सत्ता ने भी घुटने टेक दिए। निसंदेह उपनिवेशवाद का दौर अब गुजर चुका है, फिर भी ये जरूरी है कि हम इतिहास से सबक सीखें और मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर अमृतसर में जलियांवाला बाग मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमृतसर में हैं और आज सुबह अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जलियांवाला बाग मेमोरियल पहुंचे। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्क्विथ ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हाल ही में ब्रिटिश संसद में इस घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मसार करने वाला धब्बा करार दिया था। हालांकि उन्होंने घटना पर अफसोस जताया, लेकिन औपचारिक माफी नहीं मांगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रिटेन कब इस घटना के लिए माफी मांगेगा। भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग नरसंहार, जब भोली भाली निर्दोष निहत्थी जनता पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर ने क्रूरता की सारी हदें पार करके इन पर गोलियों की बौछार कर दी। दरअसल देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत हो गए। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में दर्ज एक काला अध्याय। इस दिन सैकड़ों बेकसूर मासूम लोगों को एक वहसी जनरल डायर की बर्बरता के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई तरह के कानून देश में लागू किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वाधीनता संग्राम को दबाना था। इन्हीं कानूनों में से एक था फरवरी 1919 में पारित रॉलेट एक्ट। दरअसल अंग्रेज आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे।
अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून ने भारतीय जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल की गई, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से डरकर ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के लोगों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुई। हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व धूमधाम से पूरे पंजाब में मनाया जा रहा था। पूरा पंजाब झूम रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जब सभा चल रही थी तभी जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर निहत्थी जनता को बिना कोई चेतावनी दिए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निर्दोष भीड़ के सीने छलनी होते रहे। मुख्य दरवाजे को कायर जनरल ने पहले ही बंद करवा दिया था, जबकि बाग के चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों को कोई फांद भी नहीं सकता था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बाग में बने एक कुएं में सैकड़ों लोग कूद गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई, जबकि हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। हजारों लोग घायल हुए। इस जघन्य घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय चौधरी की उपाधि त्याग दी। हालांकि जहां इस क्रूर घटना की निंदा देश और दुनिया भर में हुई, वहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर को सही ठहराया। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में अब खबरें चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। वो पहले थेनी में और उसके बाद रामनाथपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामनाथपुरम की रैली में प्रधानमंत्री शिवगंगा, तुतुकुड़ी, तेनकासी और रामनाथपुरम सीटों पर चुनाव लड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रैली में शामिल होंगे। तमिलनाडु की सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का दौरा करेंगे। वो कर्नाटक के मंगलुरु और बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें कर्नाटक में पहले चरण के लिए मतदान 18 अप्रैल को होगा। बाकी दूसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। कृति, अब दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को है और इसके लिए लोगों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचार करते नजर आएंगे। किस तरह की सरगर्मियां हैं दक्षिण के राज्यों में प्रचार को लेकर? जी प्रीति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और मंगलुरु में रैलियां संबोधित करेंगे। देखिए, कर्नाटका बीजेपी को विश्वास है कि जहां 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी को 17 सीट मिली थी, वहीं इस बार 2019 में पार्टी को विश्वास है कि जिन 27 सीटों पर वो कंटेस्ट कर रही है, उसमें से उसका कन्वर्जन रेट तकरीबन 20 से 21 सीटों का होगा।
ऐसा इसलिए बीजेपी का मानना है क्योंकि बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कर्नाटका में जबरदस्त है और दूसरा फैक्टर एक बड़ा मानती है कि जो अलायंस शेकी रहा है जेडीएस और कांग्रेस की वजह से, उससे बीजेपी का कहना है कि कर्नाटका की जनता त्रस्त है। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि कर्नाटका में देखा गया है कि ये ड्यूअल वोटर्स का स्टेट है, यानी ये स्टेट वो है जहां पर स्टेट में एक सरकार होती है, उसके उलट कर्नाटका की जनता सेंटर में दूसरी पार्टी को वोट देती है। तो इस लिहाज से बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है एक यूनाइटेड फ्रंट पुटअप करने का जेडीएस के साथ, क्योंकि कल ही की घटना है कि तकरीबन मांड्या के 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं कांग्रेस को सस्पेंड करना पड़ा एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। उसका रीजन ये है कि जो पूरा ओल्ड मैसूरू रीजन है, जहां पर मांड्या, हासन, चामराजनगर जैसी जगह हैं, जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर सालों से जेडीएस और कांग्रेस के बीच में सियासी प्रतिद्वंदिता रही है। और ऐसे में जहां कार्डर्स एक साथ आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि सालों से वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस और जेडीएस के लिए कि वो एक महत्वपूर्ण तरीके से अपने जो कार्डर्स हैं, अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन पर एक यूनिटी का मैसेज दें। तो इस लिहाज से बेहद अहम है आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की भी रैली। बिल्कुल, कर्नाटक में गठबंधन सहयोगी जेडीएस उम्मीदवार निखिल कुमार स्वामी के लिए प्रचार करते राहुल गांधी भी नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जनसभाओं को संबोधित किया। कर्नाटक में उन्होंने तो दक्षिण भारत में भी प्रचार को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। कर्नाटक के कोप्पल में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर रक्षा सौदे में घोटाला किया गया, कांग्रेस शासनकाल में जवानों को खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराए गए और सीमा पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने इसके बाद जेडीएस, कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देते। यही सोच है जिसकी वजह से इनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता रहा। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं दी जाती। यही सोच है। और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने आतंकियों में डर बैठा दिया है, चौकीदार उन्हें पाताल में से भी निकालकर सजा देगा। उन्होंने कहा कि यही विश्वास मेरी ताकत रहा है, जिसके दम पर कड़े फैसले मैं ले पाया। एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है। और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रचार को लेकर हलचलें तेज हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मंड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कोलार, चित्रदुर्ग और केआर नगर में पार्टी की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वो मांड्या में गठबंधन वाले जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार निखिल कुमार स्वामी के लिए भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फतेहपुर सीकरी में रोड शो करेंगी। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के साथ 87 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से है। एसपी बीएसपी गठबंधन ने देबाई के बीएसपी विधायक गुड्डन पंडित को बतौर लोकसभा उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में आज एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की संयुक्त जनसभा होगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साउथ गोवा में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, अब देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रचार को लेकर हलचलें तेज हैं और दूसरे और तीसरे चरण के लिए रफ्तार पकड़ चुका है प्रचार। अमित शाह बदायूं में और शाहजहांपुर में रैलियां करेंगे, तो बदायूं में हमें एसपी बीएसपी और आरएलडी की साझा रैली भी दिखेगी। फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। किस तरह की हलचलें रहने वाली हैं? बिल्कुल, अगर बात करें प्रीति, एसपी बीएसपी गठबंधन को बेअसर करने के लिए और आरएलडी एसपी बीएसपी आरएलडी का जो गठबंधन है उसे बेअसर करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद पूरे इलाके का और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और साथ ही जनता को लुभाने के लिए, जनता तक अपनी सरकार की उपलब्धियां, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए भी वो फॉर्मूला जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बदायूं, आपको बता दूं कि बदायूं में पिछली बार 2014 में धर्मेंद्र यादव बदायूं से जीते थे, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक बार फिर बीजेपी की कोशिश है कि जिन सीट पर वो जहां समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है वहां एक प्रचार कर वहां कार्यकर्ताओं को और संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसे में और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, अक्सर हमने 2014 तक देखा था कि वो अमेठी रायबरेली तक सीमित रहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे गाजियाबाद हो, चाहे क्योंकि फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, ये पूरी बेल्ट है जिसका बड़ा असर पड़ता है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में बेहद प्रभावी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का आंकड़ा शुक्रवार को जारी किया। इसके मुताबिक कुल 69.43% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि कुछ पोलिंग पार्टियां वापस नहीं लौटी हैं। गुरुवार को हुए मतदान में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 72.12 था, जबकि 71.93% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि तीसरे लिंग का वोट प्रतिशत 17.94% रहा। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। देश में पहली बार निजी क्षेत्र के 9 विशेषज्ञों को केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए चुना है। शुक्रवार को यूपीएससी द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार 9 प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ जिन्हें संयुक्त सचिव के लिए चुना गया है, उनके नाम हैं अंबर दुबे जो कि सिविल एविएशन से है, अरुण गोयल कॉमर्स, राजीव सक्सेना आर्थिक मामले, सुजीत कुमार वाजपेयी पर्यावरण, जंगल और जलवायु परिवर्तन, सौरभ मिश्रा वित्तीय सेवाएं और दिनेश जगदाले नई और नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अलावा सुमन प्रसाद सिंह को सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं शिपिंग में भूषण कुमार और कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण के लिए कोकली घोष को चुना गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ अब देश को रक्षा साजो सामान के निर्यात के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कोशिश हो रही है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के साथ रक्षा बजट लैप्स ना हो और सौदों में देरी पर भी उन्हें अंजाम दिया जा सके। रक्षा मंत्री ने एचएएल समेत अन्य संस्थाओं से रक्षा उत्पादन में तेजी लाने को भी कहा, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की जरूरत बताई। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में नई कोशिशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला बड़ा बदलाव करने की कोशिश रक्षा के सालाना बजट को लेकर है, जिसके तहत लक्ष्य है कि तय समय के भीतर रक्षा खरीद संपन्न नहीं हो पाने की सूरत में सालाना बजट बरकरार रहे, यानी लैप्स न हो। We've made a clear demand to the finance that once allocated, it shall not go back.
And the committed expenditure, whichever year that may happen, will happen from this fund, which probably will get accumulated, whichever way they would, look and define it. It shall keep accumulating, and the moment that it was budgeted for, which didn't happen in year X, but happens in X plus 5th year, the money is there for you. So we have made sure that this negotiation with finance is happening, and I can confidently say that there is a positive response from the finance. उन्होंने कहा कि रक्षा में मेक इन इंडिया से रक्षा साजो सामान में आत्मनिर्भरता तो बढ़ी है, लेकिन इससे आगे अब रक्षा निर्यात को बड़ा लक्ष्य रखना होगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत स्थापित कंपनियों से सेना के तीनों अंग संपर्क करके अपनी जरूरत के मुताबिक साजो सामान तैयार करवाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि समय आ गया है जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि HAL जैसी संस्थाओं को अपना रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए। Underlying point that we are placing before these organizations, whether they're producing missiles or aircrafts or helicopters, there is a market outside. A lot of countries are keen to have some kind of engagement with India, and with all things taken care of, due diligence complied with, they want to purchase from you. India has immense potential to be an exporter of defense equipment, whether it's aircraft, whether it's, and I can also say even a shipbuilding, warship building capability is very well recognized outside. विवेकानंद फाउंडेशन की टास्क फोर्स की ओर से मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें भी स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 15 से 20 साल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अपनाने की सिफारिश की गई है। दरअसल अभी भारत बड़े रक्षा आयात पर निर्भर है और रक्षा खरीद पर खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और खेल की दुनिया से अहम खबर है, पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। महिला एकल में सेमीफाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने 1 घंटे तक चले मुकाबले में चीन की का यान को 21-13, 17-21, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं साइना नेहवाल को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को जापान के केंतो मोमोता से पराजय झेलनी पड़ी। देश भर में रामनवमी का पावन पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आज सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से लोग पूजा अर्चना में लगे हैं, वहीं मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मौके पर पवित्र नदियों के तट पर लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भगवान राम का जीवन स्वयं में एक संदेश है और हमें मन, विचार और कर्म से श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्र सेवा का और समाज में भाईचारे का वातावरण बनाने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।